वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। कंगना रनौत ने कहा कि वो अब किसी की बात नहीं सुनेंगी। बाबा रामदेव को लेकर कहा है कि उन्होंने शालीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। महिलाओं के बारे में उन्होंने जैसे बातें कही उससे समाज शर्मिंदा हुआ है। इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही स्ट्रॉन्ग दें। और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। यूपी में चुनावी मौसम है, ऐसे में अब रिजर्वेशन की एंट्री भी हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने की बात भी कही। इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी और सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है, जिस पर वार पलटवार जारी है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी की सियासत में आरक्षण सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों वोटरों के अधिकार और राजनीतिक भविष्य से जुड़ा सवाल है। यूपी में चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर प्रदर्शन तेज हुए तो सियासी दलों की बेचैनी भी बढ़ गई। हर पार्टी को पता है एक बयान से एक वर्ग खुश हो सकता है तो दूसरा वर्ग नाराज भी हो सकता है। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण हटाओ आंदोलन के चेहरे हर्ष दुबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कही। बस यहीं से यूपी चुनाव में आरक्षण की औपचारिक सियासी एंट्री हो गई। धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने इसे पीडीएस समाज के खिलाफ साजिश बताते हुए साफ कहा, आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। यानी अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे को सीधे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक राजनीति से जोड़ दिया कि जिस सिस्टम में उस समुदाय का हिस्सा अगर नहीं रिप्रेजेंटेशन है तो उसको रिजर्व कर दिया जाए। वहीं ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में संविधान और आरक्षण सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरकार फिर बीजेपी की बन गई, मोदी जी के हाथों में संविधान सुरक्षित है। और अगर कोई चाहता है कि इस तरह का कोई कानून बन जाए और आंदोलन से काम नहीं चल रहा तो अपने दल बना ले, दल बना के लोकसभा विधानसभा में आ जाए। यूपी चुनाव की तारीख भले अभी दूर हो, लेकिन वोटों की गोलबंदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा सामने आने के बाद सामान्य वर्ग से लेकर ओबीसी और दलित वोट तक हर तबके की अपनी राजनीतिक अहमियत हो गई है।
लखनऊ में चुनाव आयोग के क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। ज्ञानेश कुमार के साथ यूपी के सीईओ नवदीप रेणवा भी मौजूद रहे। इस दौरान गांधी प्रतिष्ठान में क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए ईएलसी और ईसीआई नेट के क्षेत्रीय सम्मेलन को 3 अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। लखनऊ में पहले सम्मेलन के बाद दूसरा सम्मेलन मेरठ में और तीसरा वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। आपका आज के इस ईएलसी एवं ईसीआई नेट के क्षेत्रीय सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सर। ये तालियों के जय घोष के साथ जब लोकसभा का चुनाव कराते हैं तो भारत का चुनाव आयोग इस पृथ्वी की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है और उसके साथ 1,80,00,000 लोग काम करते हैं। पारदर्शिता का इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं है। 1,80,00,000 लोगों से संवाद कैसे होगा? ये विषय है ना, है कि नहीं है? यहाँ आप लोग लगभग 1,500 लोग हो, तब संवाद हो रहा है और वहाँ 1,80,00,000 लोगों से लगातार, निरंतर, हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे संवाद करना होता है। और पता है भारत का चुनाव आयोग कैसे करता है वो संवाद? आपने ईसीआई नेट देखा होगा ना, देखा था ना? सबने मोबाइल पर डाउनलोड किया कि नहीं किया? ईसीआई नेट के जरिए सभी के सभी 1,80,00,000 लोग जुड़ते हैं।